इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है और भारत युद्ध से प्रभावित देशों के साथ लगातार संपर्क में है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार का मकसद डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए क्षेत्र में शांति बहाल करना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। यूपी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यूपी में 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। शौकत अली के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। जो वादा करके जा रहा हूं आपसे। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या और लोकसभा में महिला आरक्षण बढ़ाने के लिए बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव ला रही है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 2011 की जनगणना के आंकड़े को आधार बनाकर परिसीमन करने की तैयारी है। कुल सीटों से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जान लें कि 816 सीटों के प्रस्तावित आंकड़े के हिसाब से महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। सरकार इस प्रक्रिया को कानूनी रूप देने के लिए मौजूदा सत्र में नए संशोधन विधेयक ला सकती है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी विपक्षी सांसदों के साथ अहम बैठक कर चुके हैं। सोना चांदी के दामों में गिरावट के बावजूद बाजार में रौनक नहीं दिख रही है। गुजरात के सूरत में ज्वेलरी बाजार इन दिनों सुस्त पड़ा है और खरीदार नदारद हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट न किए जाने का असर सोने पर साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते निवेशक अब सोने की बजाय क्रूड ऑयल की ओर रुख कर रहे हैं। ज्वेलर्स का मानना है कि आने वाले समय में सोने के दामों में 3 से 5% तक और गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि ग्राहक फिलहाल खरीदारी से बच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि
कीमतें और नीचे आएं। ऐसे में सूरत का ज्वेलरी बाजार फिलहाल ठंडा पड़ा है। युद्ध और आर्थिक नीतियों में बदलाव की वजह से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुजरात के सूरत के खुशहाल भाई ज्वेलर्स की हेतल चौकसी की अगर माने तो सोने के दाम गिरने के पीछे यूएस फेड द्वारा रेट कट न किए जाने का असर है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशक अब सोने के बजाय क्रूड ऑयल की ओर रुख कर रहे हैं। ज्वेलर्स का अनुमान है कि आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में 3 से 5% तक की और गिरावट आ सकती है। लोगों को अभी भी लगता है कि सोना अभी और सस्ता होगा, इसलिए मार्केट में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। गोल्ड के रेट्स काफ़ी डाउन होते जा रहे हैं अभी आजकल। तो लाइक हम लोग फेडेक्स ने जैसे यूएस ने रेट कट नहीं किया है तो उस हिसाब से गोल्ड के रेट डाउन होते जा रहे हैं। जैसे पिछली बार वॉर थी तब वॉर के हिसाब से गोल्ड के रेट हाई हो रहे थे और अभी इस बार वॉर में इतने ज़्यादा हाई नहीं मिल रहे हैं बिकॉज वो एक रीज़न है। दूसरी बात जैसे क्रूड ऑयल में प्राइस बढ़ रहे हैं तो पीपल आर इन्वेस्टिंग इन क्रूड ऑयल, तो ये गोल्ड के वैसे भी कट होते जा रहे हैं प्राइस। ग्राहकों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कस्टमर कि प्राइस रेट बढ़ेंगे कि कम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ग्राहकी गलत कस्टमर कम आ रहा है। एंड लाइक अभी वेडिंग सीजन वो भी नहीं है तो उसके लिए भी वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और ऑलरेडी जो बड़े प्रॉफिट वो कस्टमर लोग गोल्ड के थे तो उसने रेट कट करके प्रॉफिट बुक करा लिया था ऑलरेडी पहले, तो अभी गोल्ड कस्टमर गोल्ड सेल करने आ रहा है। जबकि ज्वेलर्स की दुकान पर खरीदारी करने आए लोगों ने कहा कि उन्हें पता चला कि सोने के दाम गिरे हैं, इसलिए वो सोना खरीद कर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि गोल्ड का रेट तो अभी लगातार गिरना चालू हो गया है, लेकिन इसका बॉटम हमें मालूम नहीं कि कहाँ तक जाएगा। सो अभी देखते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा खरीदना चालू कर देते, क्योंकि 70,000 से बढ़ के 1.5 लाख से ऊपर जा चुका था। तो अभी कितना आएगा, कहाँ तक जाएगा कोई मालूम नहीं है, लेकिन अभी से स्टार्ट कर दिया। शायद यहीं से यू टर्न लेके फिर वापस ऊपर चला जाए, तो वजह से अभी से खरीदारी चालू कर दी। अभी गोल्ड रेट काफ़ी कम हुआ है तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए आई, क्योंकि क्या होता है कि हम कम के वेट में रह जाते हैं और फिर वापस से रेट बढ़ जाएगा, तो इसलिए अभी एकदम मुझे बेस्ट टाइम लगा कि अभी मैं ले ही लूँ। जिस तरह से रेट बढ़ा था उस हिसाब से अभी तो मेरे हिसाब से सबसे कम है और अभी एकदम बेटर टाइम है लेने के लिए, क्योंकि अगर अभी हम वापस रुके और वापस से रेट बढ़ने लगा तो वापस हमारा लॉस हो जाएगा इसमें, तो इसलिए अभी टाइम है तो अच्छा, तो मैं सोचा कि ले लेती हूँ। ज्वेलर्स की माने तो पिछली बार युद्ध के माहौल के कारण सोने के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में वो तेजी नजर नहीं आ रही है। शादियों का सीजन न होने के कारण फिलहाल बाजार में भारी भीड़ भी नहीं है, लेकिन समझदार ग्राहक इस गिरावट का लाभ उठा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बाजार में इस समय वेट एंड वॉच के साथ साथ धीरे धीरे खरीदारी का माहौल भी बना हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में सत्ता में रही लेकिन उन्होंने कई गलतियां की। संजय सरावगी ने यह भी कहा कि इन गलतियों के कारण आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका मानना है कि सरकार की नीतियां और प्रशासनिक फैसले अपेक्षाओं के अनुरूप थे। उन्होंने जनता को बेहतर विकल्प और मजबूत नेतृत्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी दिल्ली में, उसने इतना पाप किया है, भ्रष्टाचार के आकंठ में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार डूबी हुई थी। लगभग 350% से ऊपर उन्होंने अपने बंगले पर ज्यादा खर्च किया जो उसमें होना चाहिए था। उसके बाद आप जान ही रहे, जो आबकारी नीति है उस पर केस चला, जेल में रहे, फिर निचले अदालत ने कुछ किया तो फिर हाई कोर्ट ने जो है उस प्रोसीडिंग पर भी स्टे किया। एक केजरीवाल की सरकार जिस तरह पूरे दिल्ली को इसने लूटा, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी, और वो दिखाई पड़ रहा है। स्वामीनारायण आश्रम के अध्यक्ष सुनील भगत ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। उन्होंने समाज की सेवा के लिए अपने घर और परिवार को छोड़कर देश को परिवार मानकर सन्यासियों की तरह सेवा की है। सुनील भगत ने बताया कि नरेंद्र मोदी की इस समर्पित सेवा ने 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। उनका मानना है कि यह असाधारण तपस्या और निस्वार्थ सेवा देश और समाज के लिए प्रेरणादायक है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो देखो युग पुरुष के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना समय
जो समाज की सेवा में लगाना बहुत मुश्किल एक तपस्या है। घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, एक साधु की तरह, सन्यासी की तरह पूरे देश को अपने परिवार मान के जो सेवा कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और 8,931 दिन जो उनके पूर्ण हुए वो तो बहुत सराहनीय है। और बिना किसी आसरा अपेक्षा देश का एक कहते हैं ना सेवक की तरह उन्होंने काम किया है। उनका खुद का जीवन भी खूब सरल है और सादगी भरा जीवन है। तो उन्होंने जो कुछ अपना जीवन जिया है देश के लिए जिया है, और उनके लिए तो और विशेष तो क्या उन्होंने मतलब सनातन धर्म के लिए जो कार्य किया है वो तो कभी ये देश भूल नहीं पाएगा। कुछ भी हो, जैसे हमारे काशी विश्वनाथ हो, इधर उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनका विकास जो उन्होंने किया है, क्योंकि उस समय में जब बाढ़ आई थी तभी उन्होंने ऑफर तो दिया था उत्तराखंड सरकार को कि हम इसको सही करेंगे 2013 में, मगर भगवान ने उनको वापस 2014 में प्रधानमंत्री बना दिया और उनके हाथों से ही पूरा केदारनाथ का जीर्णोद्वार हुआ। अभी बद्रीनाथ का भी जीर्णोद्वार चल रहा है। तो सनातन धर्म के लिए भी बहुत उन्होंने कार्य किए। भारत की जो विरासत है, जो विकसित भारत बनाना उनका स्वप्न है, युवाओं के लिए सबसे बड़ा वो एक बन सकते हैं कि युवाओं के लिए बहुत ध्यान रखते। और उनकी सबसे बड़ी बात कि उनका बचपन आरएसएस के साथ गुजरा है। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के बख्शीपुरा मोहल्ले में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल कम होने के बजाय समस्याएं बढ़ गई हैं और बिना वजह बिजली काटी जा रही है। लोगों का कहना है कि नियमित बिल जमा करने के बावजूद आपूर्ति बाधित होती है और शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा। इलाके की बड़ी आबादी अशिक्षित होने से परेशानी और बढ़ गई है। नाराज लोगों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन और विभाग के घेराव की चेतावनी दी है। स्वामीनारायण आश्रम के अध्यक्ष सुनील भगत ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। उन्होंने समाज की सेवा के लिए अपने घर और परिवार को छोड़कर देश को परिवार मानकर सन्यासियों की तरह सेवा की। सुनील भगत ने बताया कि नरेंद्र मोदी की इस समर्पित सेवा ने 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को जनहितकारी बताते हुए कहा कि इसमें विकास, बुनियादी ढांचे और आम लोगों को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सिरसा ने कहा कि यह बजट राजधानी के समग्र विकास को नई दिशा देगा और विभिन्न वर्गों का लाभ पहुंचाएगा। ये बजट दिल्ली के लिए बहुत ऐतिहासिक बजट है। उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, पिछले साल का आम आदमी पार्टी का 17,000 करोड़ का बजट था। जब हमने पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया तो ये रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछ रहे थे, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा, कहाँ खर्च होगा पैसा। तो माननीय रेखा गुप्ता जी के एक्सपीरियंस ने ये साबित कर दिया कि 1 लाख करोड़ रुपया खर्च भी हुआ और उसमें से लगभग 30% इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना मतलब दिल्ली को और मजबूत करना, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इसी तरह इस साल का 1,03,000 करोड़ का जो बजट है, इसके अंदर भी आप देखिए लगभग 30,799 करोड़ रुपया जो है वो कैपिटल में खर्च हो रहा है। इतना पैसा 40,000 करोड़ के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास जो पैसा 31,000 करोड़ खर्च हो रहा है, इससे आप सोच के देखिए कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आने से दिल्ली कितनी विकसित होगी। आप देखिए, दिल्ली में हमारी जो खुद की कलेक्शन है, हम लगभग 75% इस बजट में से अपने खुद के ओन रेवेन्यू से कलेक्शंस के ऊपर बजट का काम कर रहे हैं। इस कलेक्शन के अंदर जीएसटी और वैट का अगर मिला लें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपया तो जीएसटी, वैट और उनसे, और कुल मिला के अगर हम देखें तो 75% जो बजट है वो हमारी खुद के रेवेन्यू से आ रहा है, खुद के कलेक्शन से आ रहा है, खुद के टैक्स मनी से आ रहा है। देखिए,
लखनऊ में गोमती नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि मछलियों की मौत के कारणों का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पानी की गुणवत्ता की जांच और आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कल छपा था कि यहाँ मछलियाँ मर रही हैं, लेकिन उस नदी में नहीं मर रही हैं। जो संज्ञान में आया तो चूँकि मत्स्य मंत्री और सरकार के अंग होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारियों को लेकर आया। यहाँ सबसे अच्छा पानी है यहाँ गोमती का। अभी हमने और गोमती देखी है, लेकिन सबसे अच्छा तो यहाँ प्रथम दृष्टया ये पता चला कि गांव में एक पोखरा है, एक पट्टेदार को दिया गया, जो है गांव भर का पानी उसमें पात के आता है। तो पोखरा जो है क्योंकि पॉल्यूटेड है, इसलिए वो उसमें बड़ी मछली डाल दी। तो बड़ी मछली डालेंगे तो निश्चित रूप से उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। जब वो रात में मर गए, उनकी बच्ची ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अभी अधिकारियों को बुलाए, भैया उसको संशोधन दो, इनकी ट्रेनिंग कराई जाए। और अभी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से ज्वाइंट मीटिंग कराएंगे कॉमन, कि ऐसे जितने भी गांव के गंदे पोखरे हैं गांव में, शहरों में, उसमें एक ज्वाइंट खेती हो, जिससे कि वो तैरता हुआ खेती उनसे कराया जाए, कि वो एक आय दुगनी हो जाए, फूल खेती करें, सब्जी की खेती करें और पानी भी साफ हो जाए, इनके आय में दुगना हो जाए। ये तभी संभव जब विज्ञान को हम इनको लाएंगे, इसलिए इनको लाया गया। संसद में पीएम मोदी के भाषण पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमलों और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर 5 दिन की रोक की घोषणा की है। आशुतोष वर्मा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। जो भी ये बातें हुई हैं, पूरा देश इसको सुनना चाह रहा था, लेकिन आज लड़ाई के लगभग 22-23 दिन बाद जब पूरा देश लाइनों में खड़ा है, उसके बाद ये अगर उपाय दे रहे हैं तो इस पर सवाल उठता है। हमको याद आता है नोटबंदी का वो दौर, जब नोटबंदी के फ़ायदे गिनाए गए थे और आज भी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी उस सवाल पर जवाब नहीं दे रही है। हमको याद आता है कोरोना का वो दिन, जब थाली बजा के कोरोना हटाया गया, उसके बाद इस देश ने लाखों की मौतें देखी। कब तक ये देश इनकी नाकामियों से गुजरता रहेगा और कब तक ऐसे संवेदनहीन लोगों की बात सुनता रहेगा? मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक जल्द से जल्द एक्शन प्लान बनाना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को अपने साथ बुलाना चाहिए और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देश के लिए आगे खड़ा करना चाहिए। भारत सरकार अगर चाहे तो ये संकट 2 दिन में सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है और इस देश के लिए प्यार है तो ये काम हो सकता है। सर, पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा while a bag of urea costs ₹3,000 internationally, our government provided it to farmers for only ₹300. To make this possible, the government spent more than ₹12 lakh crore in subsidies. कैसे देखते हैं सर? So this is not something new for the government. This government is for the people, by the people and of the people. Subsidy has been provided from the ages from the 1947 till now. So nothing new is government is doing. Ultimately, the farmers are the backbone of the country, and you have to do all these things. So don't oblige our countrymen for this, that you are giving subsidy from your own pockets. गुजरात विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस बिल का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, जिससे व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाई जा सके। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से विस्तृत चर्चा की मांग की है। बिल को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। तो गुजरात विधानसभा में आज और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगनेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगनेश, जिस तरीके से आज गुजरात विधानसभा में मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता बिल पेश किया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अब राजनीतिक दृष्टिकोण से दिखाई दे रही हैं? जी पुष्पेंद्र, गुजरात सरकार ने 19 मार्च 2026 को गांधीनगर में विधानसभा में गुजरात समान नागरिक संहिता UCC 2026 विधेयक पेश किया था, जिसमें उत्तराखंड के बाद
दूसरा ऐसा स्टेट है जो ये यूजीसी एक्ट लाने वाला राज्य बना है अभी गुजरात। तो उसमें जब भूपेंद्र पटेल ने आज यूसीसी बिल गृह में रजू किया तब जय श्री राम बोल के उन्होंने ये बिल रजू किया है। इस बिल में सभी को समान अधिकार मिलने वाला है और ये बिल से लग्न, तलाक और जो पुश्तैनी जमीन या मालिकी का जो हक है उसमें भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उत्तराखंड और गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान होने वाले ये बिल विधानसभा में पास होने के बाद जो गुजरात कांग्रेस के नेता है उन्होंने बहुत इसको गलत ठहराया है और अभी देश की जो परिस्थिति है उसमें 2 दिन से गुजरात में पेट्रोल और डीजल के लिए बहुत लंबी लाइनें लग रही है। उसके बाद विधानसभा गृह में कांग्रेस के विधायकों ने ऐसा भी आक्षेप किया है कि जब चुनाव आता है तभी सभी बिल भारतीय जनता पार्टी को याद आते हैं और वो उस बिल को लागू करवाने में जुट जाती है। तभी ये बिल नहीं लागू करने का विरोध करते हुए सभी ने बहुत गृह में हंगामा किया था। जी ठीक है जगनेश, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।